जीएसटी में हम लोग बात करते हैं सप्लाई चैप्टर की, जिसमें बोला गया है गुड्स किसको बोलते हैं। तो 252 में बताया गया है गुड्स कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, ऐसी वस्तुएं जो जमीन से जुड़ी हुई हो उसका हिस्सा हो, लेकिन सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के तहत अलग की जा सकती हो, वो सारे के सारे वो भी गुड्स के तहत आ जाएंगे। एक्शनेबल क्लेम में शामिल होता है लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी, कैशिनो, हॉर्स रेस, ये सभी जीएसटी गुड्स माने जाते हैं। यदि एक्शनेबल क्लेम इंपोर्ट किया जाए तो उस पर कस्टम एक्ट लागू नहीं होगा, सिर्फ जीएसटी लागू होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, कस्टम एक्ट लागू नहीं होता है, सिर्फ जीएसटी लागू होता है। सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को बोलते हैं। गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को बोलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को मनी के यूज़ या कन्वर्जन के लिए अलग से कंसिडरेशन दिए जा रहे हैं तो वो सर्विस माने जाएंगे। सर्विस में शामिल होते हैं सिक्योरिटी से संबंधित जो भी ट्रांजेक्शन देने के लिए आप सुविधा या अरेंजमेंट देते हो, ठीक है, जैसे डीमैट अकाउंट ओपन वगैरह करने के लिए। लेकिन मनी एंड सिक्योरिटी खुद सर्विस नहीं होता है, बाकी सब चीज़ें उनके लिए फैसिलिटीज़ देते हो तो फिर वो सर्विस होता है कंसिडरेशन लेकर। सेक्शन 7(1)(a) का सप्लाई की परिभाषा यहाँ पे बताई गई है। जीएसटी में सप्लाई का अर्थ होता है किसी भी गुड, सर्विस या बोथ का सप्लाई करना, जिसमें आपका जो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, तो बार्टर एक्सचेंज, सेल्स, ट्रांसफर, डिस्पोजल, रेंटल, लीज, लाइसेंस। ये कंसिडरेशन के साथ बिजनेस के कोर्स या फर्दरेंस में किए जाए तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पर। सेक्शन 1 भी बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में। यदि कोई व्यक्ति कंसिडरेशन देकर कोई सर्विस इंपोर्ट करता है तो जीएसटी लागू होगा, चाहे बिजनेस रिलेटेड हो या ना हो। ठीक है, कंसिडरेशन लेकर से शेड्यूल 1 में हम लोग जानेंगे कि विदाउट कंसिडरेशन होता है तो फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर जीएसटी किस सिचुएशन में लगता है, किस सिचुएशन में नहीं लगता है। अब मेड और एग्री टू बी मेड, मतलब मेड का कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो गुड्स और या सर्विस का सप्लाई पहले से किया जा सकता है, या एग्री मतलब कॉन्ट्रैक्ट या एडवांस लिया गया है। शेड्यूल 1 क्या बोलता है कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। तो ARAIG 4 केसेस में बिजनेस एसेट्स का परमानेंट ट्रांसफर किया गया हो, आईटीसी लिए हुए बिजनेस एसेट्स का सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन किया जाए, एजेंट और प्रिंसिपल के द्वारा आपस में सप्लाई किया जाए, एजेंट खुद खुद इनवॉइस जारी करना चाहिए, खुद के नाम पे इनवॉइस जारी करना चाहिए, प्रिंसिपल के नाम पे नहीं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन या उसकी फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पर देखिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन या उसकी फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट। तो अगर आप विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई लेते हो, किससे? अपने रजिस्टर्ड पर्सन से, जो किसी स्टेट में भी हो सकता है या सेम स्टेट में हो सकता है, या फिर फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट है खुद का आपका, देन इन सच सिचुएशन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको विदाउट कंसिडरेशन भी जीएसटी लग जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 तक का गिफ्ट देता है तो फिर एग्जम्प्टेड होता है, लेकिन 50,000 के ऊपर का गिफ्ट देने पर जीएसटी लग जाता है। डायरेक्टर खुद की कंपनी को कॉर्पोरेट गारंटी देता है, उसके लिए वो कंसिडरेशन नहीं लेता है, तो फिर वो आरपीडीपी माना जाएगा। उसके लिए कंसिडरेशन लेता है तो आरपीडीपी माना जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि आरपीडीपी के साथ अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस करोगे तो उस सिचुएशन में विदाउट कंसिडरेशन भी जीएसटी लग जाता है, और आरपीडीपी के और भी क्लॉजेस हमको देखने को मिलेंगे। शेड्यूल 2 क्या बोलता है कि गुड सर्विस का क्लासिफिकेशन। गुड्स कब मानेंगे और सर्विस कब मानेंगे, मतलब एक्चुअल नेचर कुछ भी है उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है। गवर्नमेंट बोलती है इसको गुड्स का सप्लाई मानो, इसको सर्विस का सप्लाई मानो। अगर गुड्स मानेंगे, टाइटल ट्रांसफर हो इमीडिएट या फ्यूचर डेट में, तो उसको गुड्स का सप्लाई ही मानेंगे। सर्विस मानेंगे लीज, टेनेंसी, लाइसेंस, ये देख के ही लग रहा है कि ये सर्विस है। जॉब वर्क भी सर्विस है। बिजनेस एसेट्स का टेम्पोररी ट्रांसफर करना, टेम्प्रोरी ट्रांसफर करना यानी कि किसी को रेंट वगैरह पे देना, तो वो भी सर्विसेज है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का रेंटिंग करना, ये भी सर्विसेज है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन भी सर्विस है। कंस्ट्रक्शन को भले कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आप कुछ गुड्स सप्लाई करते हो, बट दैट विल बी कॉल्ड एज सर्विसेज ओनली। अगर 100% कंसिडरेशन सीसी या वर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले नहीं मिला हो तो उस सिचुएशन में कंस्ट्रक्शन, अगर 100% कंसिडरेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले नहीं मिला हो तो उस सिचुएशन में उसको सर्विस माने जाएंगे। अगर 100% कंसिडरेशन मिल गया है आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले ही, तो फिर उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। कस्टमाइज आईटी सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज आईटी सॉफ्टवेयर ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन अगर प्री पैक्ड आईटी सॉफ्टवेयर है तो फिर वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम और टॉलरेट एन एक्ट, राइट टू यूज गुड्स, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, रेस्टोरेंट सर्विसेज, दीज आर कॉल्ड सर्विसेज। पर्सन और उसके मेंबर्स के बीच ट्रांजैक्शन दो अलग व्यक्ति माने जाते हैं। तो जीएसटी की बड़ी खास व्यवस्था ये है कि फिर जीएसटी में आपस में भी लेन देन करोगे तो वो सप्लाई माना जाएगा एंड जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, चाहे वो आपका ब्रांच, ऑफिस, एजेंसी क्यों ना हो। शेड्यूल 3 नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, जीएसटी लागू नहीं होगा यदि एम्प्लॉय की सेवा एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट के दौरान दी गई हो। अगर रोजगार के दौरान अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को ही सर्विस देता है, दैट इज नॉट
ट्रीटेड एज सप्लाई। डायरेक्टर जो भी सेक्शन 192 में देता है, 192 में टीडीएस अगर कटता है तो ऑब्वियसली वो एम्प्लॉई हो गया, तो उस सिचुएशन में आपका टीडीएस कट रहा है, तो उस सिचुएशन में शेड्यूल 3 में यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा। कोर्ट या ट्राइब्यूनल की जो सर्विसेज होती हैं, एमपी एमएलए, जो म्यूनसिपल पंचायत लोकल अथॉरिटी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफॉर्म करती है, उसकी वजह से जो भी कंसिडरेशन आपको जमा करना पड़ता है वो आपके जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। फ्यूनरल ब्यूरल, क्रेमेटोरियम सर्विसेज, ठीक है, उस पर आपका जीएसटी नहीं लगता है। सेल ऑफ लैंड, लैंड सेल करने पर कभी भी जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। एक्सेप्ट क्लॉज बी ऑफ शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 में क्या बात बताया गया था कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हो ना, तो उस सिचुएशन में कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले जो भी कंस्ट्रक्शन मिलता है उसको सर्विस माना जाता है, और वो शेड्यूल 2 का एक्सेप्शन ही कहलाता है एक तरह से। एक्शनेबल क्लेम, लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेस, ये सारी चीज़ें जो है वो शेड्यूल 3 के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें शेड्यूल 3 के अंतर्गत आती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप में चर्चा करने का विषय है जीएसटी में। इस पर घुमा फिरा के किस तरीके से आगे से जीएसटी लिया जाएगा वो हम देखेंगे। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि टेरिटरेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टेरिटरेबल टेरिटरी को गुड्स सप्लाई बिना भारत में इंटर किए हुए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में एक टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे टैक्सेबल टेरिटरी में बिना भारत में इंटर किए हुए, इंडिया में इंटर ही नहीं करता है, तो फिर वो आपके जीएसटी के दायरे में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर सप्लाई जो होता है, जैसे मान लीजिए कि जो बंगाल का बे है, बंगाल का बे से यहाँ पर जो है ना वो साइड से निकल गया कोई शिप, यहाँ पर नॉन टैक्सेबल सप्लाई टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी होना चाहिए। ठीक है, बिना भारत में इंटर किया। वेयर हाउस गुड्स की सप्लाई क्लियरेंस से पहले, आप कस्टम में क्या करते हो, वेयर हाउस में तत्काल गुड्स को जमा करते हो लेकिन उसका क्लियरेंस नहीं करवाते हो, डायरेक्ट उसको एक्सपोर्ट कर देते हो, तो इन सच सिचुएशन वो आपका क्या कहलाएगा, वेयर हाउस गुड्स की सप्लाई क्लियरेंस से पहले, क्लियरेंस ही नहीं करवाते हो, तो इन सिचुएशन में तो वो आपका शेड्यूल 3 में आ जाएगा। हाई सी सेल, गुड्स डिस्पैच होने के बाद लेकिन क्लियरेंस से पहले, तो जो डेस्टिनेशन ऑफ ऑरिजिन है ना, मान लो कोई कंट्री से इंडिया में गुड्स आ रहा है लेकिन इंडिया में वो पहुंचा ही नहीं, रास्ते में समुद्र में ही आपने उसको दूसरे को सप्लायर को सेल कर दिया, इन सच सिनेरियो जीएसटी शेड्यूल 3 बोलता है एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एम्प्लॉयर का, डायरेक्टर का, कोर्ट ट्रिब्यूनल का, एमपी एमएलए, पंचायत लोकल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम सर्विसेज, सेल ऑफ लैंड, एक्सेप्ट जो शेड्यूल 2 में 1B में क्लॉज आता है वो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, अगर पूरा का पूरा सेकंड हैंड आप कंस्ट्रक्शन खरीद रहे हो यानी कि उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, सेकंड हैंड पर जीएसटी नहीं लगता है, जो भी अगर आप फ्लैट वगैरह परचेज करोगे तो 100% कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले ही मिल चुका है, तो उस सिचुएशन में जीएसटी नहीं लगेगा। एक्शनेबल क्लेम पर नहीं लगेगा। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, वेयरहाउस गुड्स का सप्लाई क्लियरेंस हाई सी सेल में। उसके बाद बात करते हैं कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए कंपोजिट सप्लाई में, या प्रिंसिपल सप्लाई के अनुसार टैक्स रेट लागू होता है, ये दो चीज़ें कंडीशंस हैं। मिक्स सप्लाई आर्टिफिशियली बंडल्ड होता है और हाईएस्ट रेट, जो भी जितने भी आर्टिफिशियल बंडल है ना, एक बंडल में बहुत सारे आइटम्स हैं, तो उसमें जो भी मैक्सिमम रेट वाला होगा ना वो आप उसको ये कर पाओगे। सर्कुलर एग्जांपल, सिनेमा हॉल में टिकट के साथ फूड एंड बेवरेज भी बंडल्ड है, सिनेमा एग्जीबिशन सर्विसेज कहलाएगा वो, यानी कि सिनेमा हॉल का जो भी टैक्स रेट होगा वही एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पर। अगर फूड एंड बेवरेज अलग से सप्लाई होता है रेस्टोरेंट सर्विसेज में, तो फिर वो सिचुएशन में आपका क्या माना जाएगा, वो आपका मिक्स सप्लाई माना जाएगा और हाईएस्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जाएगा।